हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका पेपर होने वाला है भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, उससे संबंधित कंप्लीट थिंकर का, उससे संबंधित मैं आपके सामने कंप्लीट वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपके सामने आपके यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर और यूनिट फाइव, या आपका कंप्लीट मतलब मॉडल पेपर की तरफ होने वाला है। इसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ये वाली पीडीएफ आपको, इसके सॉल्यूशन वाली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पर मिलेगी आपके सामने। और अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो इस शॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने प्रोडक्ट खरीदने का सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अभी तो सेल भी चल रही है, खरीद लेना जल्दी से। अब चलो शुरू करते हैं। पहले यूनिट नंबर फर्स्ट है मनु और कौटिल्य और शुक्र से संबंधित। आपके सामने मनुस्मृति का संबंध किससे था? तो मनुस्मृति जो लिखी गई मनु के द्वारा, एक किताब का नाम है मनु के द्वारा जो मनुस्मृति लिखी गई, उसका संबंध किस चीज से था? वो किस विषय पर लिखी गई थी? तो वो राजनीति पे लिखी गई थी। अच्छा, मनुस्मृति है, उसमें किसकी बात की गई? धर्म और राजनीति है, उसको आपस में जोड़ा गया था। तो मनुस्मृति में किसको जोड़ा गया था? जो आपके सामने धर्म है और राजनीति है, उनको दोनों को आपस में जोड़कर दिखाया गया था कि कैसे धर्म और राजनीति वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगला है, धर्म और सामाजिक आचार से क्या होता है आपके सामने? अगले वाला प्रश्न, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक का। कौटिल्य की प्रसिद्ध एक पुस्तक का क्या नाम है? तो कौटिल्य के द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई उसका क्या नाम था? अर्थशास्त्र। तो आपको पता है जो कौटिल्य है ना, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा जो प्रसिद्ध किताब लिखी गई उनका नाम क्या था? अर्थशास्त्र लिखी गई थी। इन्होंने चंद्रगुप्त के समय जो राज व्यवस्था थी उसके ऊपर व्यवस्थित रूप से एक किताब लिखी थी, उनका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? अर्थशास्त्र नाम था। अगला है जो बैक टू वेदास। तो बैक टू वेदास आपके द्वारा किसके द्वारा नारा दिया गया था? बैक टू वेदास का स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बैक टू वेदास का नारा दिया गया था। मतलब वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ये वेदों को बहुत ज्यादा मानते थे, आर्य समाज के संस्थापक रहे। इन्होंने जो हिंदू धर्म में अलग अलग प्रकार की विसंगतियां आ गई थी, जहां पर मूर्ति पूजा हो गई आपके सामने, पर्दा प्रथा हो गई, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार चल रहे थे उनके खिलाफ इन्होंने पुरजोर विरोध किया और क्या कहा कि हमारी जो वास्तविक सभ्यता वो कहां से है? वेदों से है। तो हमें वेदों को मानना चाहिए, और वैदिक सभ्यता को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा ये बातें कही गई थी। अगला है, बैक टू वेदास का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ दिया था? तो कहां पर दिया था? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा को कहाँ संबोधित किया था? तो 1893 में शिकागो के अंदर जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने विश्व धर्म महासभा को संबोधित किया था। तो 1893 में शिकागो के अंदर एक धर्म सभा हुई थी। धर्म सभा क्या होती है? वह सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया, मतलब हर देश से, जो अपने धर्म को क्या करते थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब अपने धर्म के बारे में लोगों को बता रहे थे। एक बहुत बड़ी धर्म सभा होती है, वहां पर अपने भारत देश से स्वामी विवेकानंद पहुंचते हैं और इन्होंने अपने भाषण को इतना इतना सुव्यवस्थित ढंग से दिया था कि इनके लिए पूरी दुनिया है। इन्होंने भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके बारे में जनता ने सबसे पहले जाना। मतलब जान तो पहले से थे, लेकिन एक विश्व स्तर पे एक अलग पहचान बनाने का कार्य किया इस विश्व धर्म महासभा ने। अगला है, दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी क्या थी? ये धन निष्कासन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता था। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया कि आज भारत देश है जो गरीबी का सामना कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, भारत में जो पैसा है, भारत में जितना भी पैसा है उसको क्या करते हैं? उसको बाहर से टिक्कर के रूप में ले लेते हैं और उस पैसे को अपने उपभोग में उपयोग कर लेते हैं कुछ तो, और कुछ इंग्लैंड भेज देते हैं। तो कर कोई भी देश से लिया जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, आपके पास 10 पैसे हैं, अब 10 पैसे में सरकार ने आपसे 2 पैसे कर के रूप में ले लिए, लेकिन उस 2 पैसे से आपके लिए क्या कर दी? आपके लिए स्कूलों का निर्माण कर दिया, बढ़िया सड़कों का निर्माण कर दिया, आपके लिए बढ़िया व्यापार के संसाधन उत्पादन करे। तो इस 2 पैसे का क्या हुआ? सही से उपभोग हुआ और वो भारत देश में ही लग गया। समझ में आ गया आपके सामने? अगर वही पैसा अगर आप विदेश में भेज दिया सरकार ने, तो वो क्या पैसा हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे तो रुपए नुकसान हो गए इस चीज से। समझ में आ गया?
ऐसे भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो कि आपके पास 10 रुपए थे, आपके पापा ने 2 रुपए लिए, है ना, और 2 रुपए से वो कोई वस्तु लेकर है, वो आपके घर में काम आ गई, तो आपके तो वो चीज काम ही आ रही है ना, आपके लिए फायदेमंद है। अगर वो कहीं पे और जगह वो पैसा खर्च हो गया, आपके कोई काम नहीं आया, तो क्या होगा, आपके लिए नुकसान हो गया, आपके तो वो 2 रुपए नुकसान हो गए। तो इस थ्योरी को सब इस प्रकार के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, धन निष्कासन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक जो संस्था थी उसकी शुरुआत की थी। कौन सी संस्था की शुरुआत की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक संस्था की शुरुआत की थी। अगला है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहाँ कहाँ किया था, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था, चंपारण के अंदर सबसे पहले सत्याग्रह का उपयोग किया था। और कब किया था, 1917 के अंदर। देखो 1917 के अंदर क्या होता है, चंपारण नामक जगह होती है बिहार के अंदर, वहां पर क्या होता है, नील की खेती होती है। अब नील की खेती लोगों को जबरदस्ती कराई जाती है। नील एक ऐसा पौधा होता है जिसको उगाने पर जो भूमि है वो क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और फिर आगे की जो कृषि है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। अब क्या करते थे अंग्रेज, उन्हें चंपारण के लोग उगाना नहीं चाहते थे और उन्हें जबरदस्ती उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसलिए उनको विरोध प्रदर्शन के लिए सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण के अंदर। अगला है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है, टूवर्ड्स फ्रीडम। तो जवाहरलाल नेहरू है जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे, उनकी जो आत्मकथा का नाम क्या है, टूवर्ड्स फ्रीडम हमारी आत्मकथा का नाम है। अगला है 5 नंबर यूनिट की, संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत में जब इमरजेंसी लगती है उस समय इन्होंने भारत के अंदर पुरजोर रूप से विरोध किया था इमरजेंसी का, और भारत को एक नई दिशा दी थी। उसी को इन्होंने क्या कहा था, एक संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसके संस्थापक या इस क्रांति के जो मार्गदर्शक के रूप में किसको जाना जाता है, आपके सामने जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के किस चीज के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, तो भारत के संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इनके द्वारा क्या किया गया था, भारत के संविधान की रचना की गई थी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इनके द्वारा भारतीय संविधान में जितने भी जो कानून है, नियम है, आर्टिकल हैं, उनको लगाया जाता था। उसको निर्माण करने में इनका सबसे अहम योगदान है। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या माना जाता है, संविधान के शिल्पकार के रूप में देखा जाता है। तो यह आपके सामने जो छोटे वाले प्रश्न है, एमसीक्यू टाइप प्रश्न है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। अब बढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। जो यूनिट नंबर सेकंड है, जो सेक्शन बी आएगा 40 अंक का, इसमें से प्रत्येक 8 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें से कोई 5 प्रश्नों को आपको हल करना है यूनिट वाइज। समझ में आ गया आपके सामने, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है, और हर यूनिट से 2 प्रश्न है, उसमें से कोई एक प्रश्न आपको चूज करना है। 4 प्रश्न आपको करने हैं। छोटे वाले प्रश्न है, 150 अंकों में सभी प्रश्नों को अच्छे से करना है। अगले वाला यूनिट फर्स्ट से जो पहला प्रश्न है, मनु के राजनीतिक विचारों को संक्षेप में जो राजनीतिक विचार है उनको संक्षेप में देखेंगे। पहला प्रश्न है, मनु के राजनीतिक विचार मुख्य रूप से उनकी कृति मनुस्मृति में वर्णन है। तो मनु के अगर आप अलग अलग प्रकार के जो राजनीतिक विचार रहे, उनमें से उनके जो प्रमुख विचार है वो कहाँ पर लिखे हैं, उन्होंने अपने मनुस्मृति के अंदर लिखे हैं। तो आपको पता है मनु की जो किताब है उसका नाम क्या है, मनुस्मृति है। ये किस चीज पर बात करती है, जो धर्म पर आधारित एक आदर्श राज्य व्यवस्था की परिकल्पना को प्रस्तुत करती है। मतलब इसमें किसकी बात की गई है, जो मनुस्मृति है, इसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें आपके सामने धर्म और राजनीति को आपस में जोड़ा गया है। किसको, धर्म और राजनीति को। क्यों, क्योंकि उस समय जब मनु थे, उस समय जो धर्म है वो अपने चरम सीमा पर था। समझ में आ गया। छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। आज के समय जो आप वर्तमान समय का जो देश देखते हो, राज्य देखते हो, इतने बड़े नहीं हुआ करते थे राज्य, उसमें नए नए राज्यों का बनना शुरू हुआ ही था। तो उस समय नैतिकता है, समाज है, संस्कार है, वो क्या थे, अपने चरम सीमा पर थे। इसीलिए आपको पता है भाई, कोई साहित्यकार हो वो समाज में चलने वाली घटनाओं पर आधारित ही तो अपनी रचना लिखता है। तो इन्होंने क्या क्या, धर्म और जो राजनीति है उनको पहली बार जोड़ने का कार्य किया। मनु ने राज्य को एक अद्वैत संस्था माना जिसकी उत्पत्ति आर्द्रकता से मुक्ति पाने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। तो मनु ने क्या कहा कि राज्य है वो कैसा, एक देवीय संस्था। देवीय संस्था क्या होती है, ऐसा संस्था जहां पर देवताओं का निवास हो। समझ में आ गया।
राज्य को क्या माना, देवताओं की तरह, देवीय संस्था जैसे मंदिर होता है ना, उस तरीके से इन्होंने माना था। और इसकी किस तरीके से उत्पत्ति हुई, क्यों, पहले क्या छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। अब कबीलों में क्या होता था, आपस में जो लोग हैं वो लड़ते रहते थे, समझ में आ गया, अपनी सत्ता को अधिकार करने के लिए। लेकिन राजा, जब राज्य का निर्माण हुआ तो मनु ने क्या कहा कि इसको, जो राज्य है उसका निर्माण इसीलिए कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है वो इसमें सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर होगा, बाकी की सारी प्रजा होगी जिसकी वो देख रेख करेगा। समझ में आ गया। और जो आपके सामने इसका राज्य का निर्माण क्यों किया जा रहा है, ताकि आपस में जो जनता है वो आजरकता करती है, लड़ाई करती है, उससे उसको मुक्ति मिल सके। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। और इन्होंने जो आपके सामने मनु ने क्या माना कि राजा होता है, राजा क्या होता है आपके सामने, जो पूरी की पूरी जो प्रजा होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। समझ में आ गया। साथ के साथ उसको क्या माना, ईश्वर का भी प्रतिनिधित्व माना कि वो तो ईश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है। समझ में आ गया आपके सामने। मनु ने क्या माना, राजा को एक ईश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति के रूप में जाना था, जिसका मुख्य कर्तव्य प्रजा का पालन करना और धर्म के अनुसार शासन करना है। तो इसका मुख्य कर्तव्य क्या था भाई, राजा का मुख्य कर्तव्य यही होता है कि वो अपने धर्म को पालन करे और अनुशासन से कार्य करे। भाई कोई ईश्वर को मान, ईश्वर का प्रतिनिधित्व है तो उसका पहला कार्य तो यही होगा कि वो अपने कम से कम अपने धर्म को तो अच्छे से माने। राजा के लिए दंड नीति को कठोरता से पालन करना अनिवार्य था ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। तो मनु ने क्या कहा कि कोई भी राजा है अगर उसको अपना राज्य चलाना है तो उसको तो दंड नीति पर तो कार्य करना ही होगा। दंड नीति मतलब कि राजा है, अगर उसको जरूरत पड़ी तो प्रजा को दंडित करना ही पड़ेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो आपके नियम और नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है तो उसको क्या कर सकते हो, राजा को छूट है कि वो उसको दंडित भी कर सकता है, उसको दंड भी दे सकता है। क्यों, अगर ऐसा नहीं करेगा, भाई कोई व्यक्ति चोरी चोरी करता है, अगर उसको आप दंडित नहीं करोगे तो वो तो क्या है, उसको देखकर 5 लोग और चोरी करना शुरू कर देंगे। तो यही है, मनु ने यही कहा कि दंडित करना कोई भी अगर राजा करना चाहे तो उसको करने की छूट है। मनु ने राज्य के सप्तांश सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मनु ने क्या किया, कोई भी राज्य है उसके जो सप्तांश सिद्धांत होता है उसके बारे में उन्होंने बताया, जिसमें राजा को अमात्य, जिसमें राजा, राजा तो आप समझ गए जो आपका सबसे महत्वपूर्ण पद होता था राजा। अमात्य कौन होते थे, अमात्य होते ही आपके सामने जो मंत्री परिषद होती थी उसको उन्होंने अमात्य बोला। जनपद, जनता को इन्होंने क्या बोला, जनपद के नाम से जाना। दुर्ग, दुर्ग है जो आपके सामने जो राजा जहां पर रहता था उसको इन्होंने दुर्ग बोला, ये भी राज्य का बहुत अभिन्न हिस्सा है। कोष, जहां पर धन का संचय किया जाता है। मनु के द्वारा कहा गई ये बात कही गई कि अगर कोई राजा है वो कर का संचय नहीं करता है, मतलब जनता से कर नहीं लेता है, तो भी वो राज्य नहीं चल सकता, और अत्यधिक कर लेगा तो भी संचय नहीं कर सकता है। अब वो कर को कहां पर इकट्ठा करेंगे, कोष में। दंड, दंड क्या होता है आपके सामने, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति है वो सही से नियमों के अनुसार नहीं चले तो उसको क्या किया जा सकता है, दंड प्रदान किया जा सकता है। और मित्र मतलब दोस्त। तो यह आपके सामने मनु का सप्तांश सिद्धांत है। मनु ने राज्य को चलाने के लिए 7 व्यक्तित्वों का निर्माण के बारे में बात की थी कि 7 चीजें अगर कोई राज्य में सही से होंगी तो वो राज्य सही से चलेगा। अच्छे से याद करो, सप्तांश सिद्धांत भी आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। एक अलग से वीडियो मैंने पहले बना रखा है सप्तांश सिद्धांत पे, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर देख लेना। कौन से चीजें थी उसमें, पहले राजा, राजा क्या होता है, राजा कोई भी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, उसको जो आपके सामने क्या बोलते हैं, मनु ने इसको देवीय रूप में जाना था, देवी ईश्वर का प्रतिनिधित्व के रूप में माना। अमात्य, अमात्य मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद राजा की जो मदद करने के लिए मंत्री परिषद होती थी। और आपके सामने इसमें बताया गया था, मनु ने कहा कि जब राजा मंत्री परिषद का चुनाव करे, मंत्रियों का चुनाव करे, तो उसमें अपने भाई भतीजावाद को नहीं ध्यान में रखकर एक अच्छे और गुणवान व्यक्तियों का चयन करना चाहिए। जनपद क्या होती है, जो जनता है, जितना भी राज्य है उसके अंदर जो जनता है वो जनपद के रूप में कहलाएगी, और जो राजा है उसको, जो आपके सामने जनता की सेवा करना उसका प्रमुख धर्म है। दुर्ग, दुर्ग कोई भी, मनु के अनुसार कोई भी दुर्ग होता है वो उस जो आपके सामने सबसे बड़ी रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है कोई भी राज्य के लिए, इसलिए दुर्ग सबसे अभिन्न हिस्सा होता है कोई भी राज्य का। दुर्ग सदृढ़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोष के बारे में, जहां पर कर संचय करके, जनता के द्वारा, जनता है उसका कर संचय करके जहां पर रखा जाए उसको कोष कहा जाता है। और कोष में, कोष है वो कोई भी राज्य के लिए जरूरी है होता है। कोष होगा तभी राज्य क्या है अच्छे से चल जाएगा। क्यों, कितना भी अगर आप
भाई अगर कोई भी राज्य चलाने के लिए धन होना आवश्यक है, और धन से कहां से आएगा? कर से आएगा। तो कर को इकट्ठा करना भी राज्य का जरूरी काम होता है। दंड, कोई भी व्यक्ति है वो शासन प्रशासन और आपके सामने नियम कायदों से नहीं चले तो उसको दंडित करना आवश्यक है। इसके लिए अलग अलग प्रकार के न्यायालयों का निर्माण किया गया, और साथ के साथ जो आपके सामने कोई भी राजा है वो दंडित कर सकता है किसी भी व्यक्ति को अगर वो चाहे तो। अगला क्या? मित्र, कोई भी राजा है उसको अपने आसपास के जितने भी राजा होते थे उनके साथ उनकी मित्रता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? अब यहां से आपको सप्तांत सिद्धांत भी मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया है। सप्तांत सिद्धांत आ जाए तो वो भी कर देना। उनका न्याय दर्शन वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था पे आधारित थी। तो इनके द्वारा एक कमी भी है कि इन्होंने जो अपने मनुस्मृति लिखी, इसमें क्या, इसमें जो न्याय है, जो न्याय देने का तरीका, उसमें क्या बताया? वर्ण व्यवस्था की बात की गई। भाई लोग हैं वो आपस में किस प्रकार से रहते हैं। आश्रम व्यवस्था पे आधारित थे कि लोग हैं वो अपने आश्रमों में रहना चाहिए। समझ में आ गया? और जिसमें प्रत्येक वन के लिए भिन्न अधिकार और कर्तव्य आधारित थे। तो आज के समय जो आप जातिवाद की व्यवस्था देखते हो वो सबसे पहले किसी किताब से निकल के आती है, तो वो मनुस्मृति से निकल के आई है। सबसे पहले जातिवाद को फैलाने का, जातिवाद पे सबसे पहले टिप्पणी किसने की थी? मनुस्मृति ने की थी। मनु के विचार में धर्म, अर्थ और काम के बीच में संतुलन आवश्यक है। तो इन्होंने क्या कहा? कोई भी राज्य है उसमें धर्म और अर्थ मतलब पैसा और काम है, उसके बीच में संतुलन होना आवश्यक है। और इन्होंने सबसे पहले किसको सर्वोच्च स्थान दिया था? धर्म को सर्वोच्च स्थान, सर्वप्रिय स्थान दिया था। अगले वाले है यूनिट नंबर फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को पूरा देखना है। अब आपको इसकी प्लेलिस्ट जो आपको टेलीग्राम इसकी जो पीडीएफ कहां पर मिलेगी वो भी बता देता हूं एक बार। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो, इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्लास की, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लो। फिर ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन एमजीसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर सर्च कर लेना पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पर एक पीडीएफ निकल के आएगी, बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस गेस्ट पेपर। तो इस पे जैसे क्लिक करोगे सारे के सारे पर्सन है जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अच्छे से जाओ इस पीडीएफ को क्या डाउनलोड करके पढ़ लो। अब आपके सामने जो कौटिल्य के द्वारा कौन सा राजनीतिक सिद्धांत दिए गए उसके बारे में पढ़ेंगे, सारे पढ़ लेंगे अपन। षटकोण नीति का सिद्धांत आता है, बाकी के जो सिद्धांत आते हैं सारे सारे सिद्धांतों को अपन अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। कौटिल्य की राजनीति, कूटनीति और उनके प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में विस्तृत रूप से वर्णित है। तो कौटिल्य की जो राजनीति, जो कूटनीति है, उसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र है। उसमें सारी की सारी चीजें क्या है? विस्तृत रूप से बताई गई हैं। यहाँ पर यथार्थवादी और व्यवहारिक नीतियों पर आधारित है। और ये सब बातें कैसे की गई हैं? वास्तविकता पे और आपके सामने यथार्थवादी बातों की गई हैं। पहला सिद्धांत है इसमें षटगुण नीति का सिद्धांत। तो षटगुण नीति क्या होती है? बस षटगुण नीति है वो 6 नीतियों का सिद्धांत है। कितनियों का? 6 नीतियों का। जो आपके सामने जो 6 नीति हैं उनका सिद्धांत है षटगुण नीति का सिद्धांत, जिसमें पहला कोई भी राज्य को क्या करना चाहिए? संधि, विग्रह मतलब युद्ध, यान मतलब आक्रमण की तैयारी, आसन मतलब तटस्थता, ससरे मतलब शरण लेना, और देविद भाव मतलब एक संधि दूसरे से युद्ध। षटगुण नीति में जो कौटिल्य ने क्या बताया? भाई एक राजा है उसको अपने राज्य को स्थापित करने के लिए अपने आसपास के जो राज्य उनके साथ भी शांति स्थापित करनी पड़ती है। जैसे भारत है, भारत के आसपास पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, नेपाल भी है, आपका श्रीलंका बांग्लादेश भी है। अब देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में कम बनती है आपके सामने। भारत और चाइना के साथ भारत को कैसा व्यवहार करना है, भारत नेपाल के साथ कैसा व्यवहार करना है, सारी चीजें इसी उदाहरण के साथ आपको समझा दूंगा जो इन्होंने 6 नीतियां बताई थी। पहली नीति क्या? संधि के साथ, समझौते के साथ। तो इन्होंने पहला क्या बताया कि आप है ना कोई भी राजा है उसको मनाने का सबसे पहला तरीका होता है अपने पड़ोसियों को संधि कर लो। समझ में आ गया आपके सामने? तो इसमें क्या, जैसे भारत और नेपाल है, ये क्या करके रखते हैं? भाई भारत और नेपाल है ये आपस में पिछले कुछ दिनों में इनके रिश्ते थोड़े से खराब हुए हैं, बाकी भारत और नेपाल के बीच में क्या है? संधि है। क्यों? नेपाल एक छोटा देश है, वो इतना सशक्त नहीं है कि भारत पे आक्रमण कर सके, और भारत भी क्या है? नेपाल के साथ अपने व्यवहारिक रिश्ते अच्छा रखना चाहता है ताकि जो आपके सामने जो चाइना है उसको काउंटर कर सके। तो ऐसा राज्य जो आपके साथ बिल्कुल युद्ध नहीं चाहता है, जिसके आपके प्रति दृष्टि अच्छी है, आपका सहयोगी हो सकता है, उसके अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए क्या कर लो? उससे संधि कर लो।
ऐ कौन कह नहीं भाई कोई आदमी साथ अन व्यवहार और बढ़िया करना है तो क्या कर लो, घर बेटी को रिश्तों कर लो, मतलब शादी का प्रस्ताव रख लो दो परिवारों के बीच में तो रिश्ता बढ़ जाता है। ऐसा ही क्या करना है, कोई राज्य होता है वहां पर संधि के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, रिश्तों को मजबूत कर सकते हो दो राज्यों में। समझ में आ गया षडगुण नीति का पहला सिद्धांत, संधि का सिद्धांत। अब क्या है दूसरा, विग्रह करना। विग्रह का क्या अर्थ है, युद्ध। अब कोई एक देश है जो जम्मा नकटो है, नकटो मतलब जो बिल्कुल भी क्या करता है, आपके खिलाफ रहता है हमेशा, जैसे पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं मानता भारत की बात, चाहे उसको कितना समझा लो बुझा लो, वो अपना काम तो करेगा ही, वो भारत के खिलाफ साजिश तो करेगा। तो ऐसे ही ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, उसके साथ युद्ध कर लो। भाई कोई थारा घर कोई बालक है बात को माना तो क्या करो, कूट दो ना, तो यही बात है। तो कोई भी आपके सामने कोई भी राज्य जो आपकी मतलब आपकी बिल्कुल भी साथ नहीं निभाना चाहता है, उसके साथ आप उसके साथ क्या करो, युद्ध करो, और युद्ध करके जीत के अपने अंदर मिला लो। समझ में आ गया। पहला तरीका संधि कर सकते हो, नेपाल के साथ अपने संधि की, पाकिस्तान के साथ अपने क्या किया, युद्ध किया। अच्छा युद्ध करते वक्त भी आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई पाकिस्तान अपने से थोड़ा कमजोर देश है तो निपटा सकते हैं। समझ में आ गया। तो इस सब चीजों को युद्ध करते वक्त ध्यान देखना है। अगला क्या है, यान या आक्रमण की तैयारी करना। अब जैसे भारत और बांग्लादेश है, समझ में आ गया। अब इसके उदाहरण से समझेंगे, भारत और बांग्लादेश के पिछले कई दिनों से रिश्ते बहुत आपके सामने अच्छे रहे, लेकिन जैसे सरकार अभी बदली है आपके सामने, जो नई सरकार आई है, सरकार तो नहीं आई उस समय, मतलब तख्ता पलट होने के बाद में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ सतर्क रह सकते हैं कि हमेशा अगर सामने वाला बांग्लादेश अगर भारत पे कोई कार्रवाई करेगा तो हम उसके लिए तैयार रहें, हम भी उस पर तुरंत क्या कर दें, कार्रवाई कर दें। समझ में आ गया। तो ऐसा कोई राज्य जो आपके साथ क्या कर सकता है, आपका संभावित खतरा है कि भाई आने वाले समय में ये क्या कर सकता है, आपके साथ युद्ध कर सकता है, उस देश के साथ आपको क्या करना है, उस देश के साथ हमेशा युद्ध की स्थिति के लिए आक्रमण की तैयारी में रहना है। समझ में आ गया। तो इसको क्या कहा जाता है, यान के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, आसन। आसन की बात करें, आसन क्या होता है, तटस्थ रहना। मतलब अब भारत और चीन है, समझ, भारत से भाई चीन थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। अब किसी इंसान को ये बात बुरी लगे या किसी इंसान को मतलब ये लगे, तो ये वास्तविकता है भाई। पाकिस्तान चाइना है वो भारत से हर चीज में ही बेहतर है, चाहे तकनीक में चाहे युद्ध कौशल में, उनके पास एडवांटेज है हमसे ज्यादा शक्तियों के मामले में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जरूरी नहीं कि उनसे युद्ध करें। अब भारत और चाइना की बनती भी नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, युद्ध नहीं कर सकते हैं। समझ में, तो हम तटस्थ रह सकते हैं। मतलब हम इस प्रकार की पॉलिसी बनाए कि ना चाइना हमारे किसी मामले में दखल दे और ना हम किसी चाइना के मामले में दखल दें। तो इसको क्या कहा जाता है, तटस्थ नीति के रूप में जाना जाता है, इसी को आसन के रूप में जाना जाता है। इतना जोर करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न देखने को मिल सकता है षडगुण नीति का, इसी में सारा रिवीजन हो जाएगा आपका। अगला क्या कर सकते हो, सहस्रे दे सकते हो। सहस्रे क्या होता है आपके सामने, सहस्रे होता है आपके सामने जैसे कि तिब्बत है, समझ में आ गया। अब तिब्बत है, आपको शायद इस घटना के बारे में नहीं पता, तिब्बत में क्या है, बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा है, और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े जो धर्म गुरु किसका नाम है, दलाई लामा। अब दलाई लामा क्या होता है, भारत से जो चाइना है, चाइना पर तिब्बत ने क्या कर रखा है, अपना कब्जा जमा रखा है। तो वहां के लोग भागकर कहां पे आ जाते हैं, मतलब वहां के लोग उनको उत्पीड़ित करने पर भारत में आ जाते हैं, तो हम क्या दे देते हैं, उन्हें शरण दे देते हैं। तो इस प्रकार के कोई राजा है, कोई भी देश है वो कमजोर है और हमारी शरण लेना चाहता है, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, सहस्रे दे सकते हैं, शरण दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। द्विवेदी भाव, द्विवेदी भाव क्या होती है, एक से संधि करना और दूसरे से युद्ध कर देना। समझ में आ गया। आपने आपने क्या क्या, भारत और अफगानिस्तान के साथ अच्छी बनती है, समझना, अच्छे से समझाऊंगा इस उदाहरण को। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, समझना। और भारत और जो आपके सामने ये जो पाकिस्तान है, इसके नेगेटिव में रहते हैं, मतलब अच्छे रिश्ते नहीं रहते हैं। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी आपस में नहीं बनती है, तो हम क्या कर सकते हैं, भारत और अफगानिस्तान ने एक दूसरे को मिलकर पाकिस्तान को कूट दिया। इसी को क्या कर सकते हैं अपन, इसको द्विवेदी भाव के नाम से जान सकते हैं। एक देश से संधि कर लो और दूसरे को लपेट दो। यह है षडगुण नीति का पूरा सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपनी स्थिति और शक्ति के अनुसार इन नीतियों को चतुराई से प्रयोग करना चाहिए। तो कौटिल्य ने क्या बताया कि कोई भी राजा होता है वो अपनी शक्तियों और स्थितियों के अनुसार ये जितनी भी शक्तियां हैं इनको अपनी स्थिति के अनुसार उपयोग में करना चाहिए। मैंने बता दिया आपको, भारत की स्थिति के हिसाब से सारी की सारी चीजों को समझाया है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन अपने को तो पढ़ाई करना, अपने को तो चीजों को समझना है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मंडल सिद्धांत, मंडल सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए राज्यों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए बताया गया था।
तो मंडल सिद्धांत में क्या बताया गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते होते हैं लोगों के बीच में उनको समझने के लिए और आपस में जो राज्य हैं इनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हमें क्या किया जाता है, मंडल सिद्धांत के बारे में पढ़ाया जाता है। पड़ोसी के राज्य स्वाभाविक शत्रु होते हैं और पड़ोसी पड़ोसी स्वाभाविक मित्र भी होते हैं। मतलब कोई राज्य है उसका जो पड़ोसी है, समझ में आएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा। भारत है, भारत का पाकिस्तान क्या है, पड़ोसी पड़ोसी आपस में हमेशा क्या रहेंगे, वो रहेंगे, दुश्मन रहेंगे। अब भारत और अब पाकिस्तान का पड़ोसी कौन, अफगानिस्तान, ये भी रहते हैं, लेकिन भारत और आपके सामने अफगानिस्तान पड़ोसी तो है लेकिन इतने करीब नहीं है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, हमेशा दोस्त के रूप में रहेंगे। तो ये कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, वही सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है श्याम दाम दंड भेद। तो यह आपके सामने 4 उपाय हैं जिनका प्रयोग कौटिल्य ने राज्यों को शत्रु और विरोधियों से निपटने के लिए सलाह देते हैं। तो श्याम दाम दंड भेद की जो नीति है उसमें कौटिल्य ने क्या बताया है कि हमें किस प्रकार से कोई भी राजा होता है, कोई भी अपना शत्रु है, उससे निपटने के लिए इनका प्रयोग में लेना चाहिए। क्या नीतियां थी, श्याम, श्याम मतलब क्या होता है, मेल मिलाप करके। श्याम का मतलब क्या होता है, हम मेल मिलाप करके किसी के साथ रह सकते हैं, पहला है। अब भारत और आपके सामने हमेशा क्या जो क्या बोलते हैं इसको, भारत और नेपाल आपस में क्या रहते हैं, मेल मिलाप करके रहते हैं। दाम क्या है, धन के वश, धन के रूप में वश करके। मालदीव है, ज्यादा उछल रहा था, अपने क्या कर दिया, उसको बॉयकॉट कर दिया उसका। भारतीय लोग नहीं गए, चुपचाप बैठ गया, उसको पता चल गया सारा का सारा धन दौलत सारी चीजें अपन देते हैं और अब मैं आंख दिखा रहा था, उसको क्या कर दो, धन से दबा दो। तो उसको क्या होता है, धन से, बल से। तो कोई भी व्यक्ति है ना, तो वो मेल मिलाप से माने ना धन से माने, ज्यादा थोड़ा बलशाली है तो उसको क्या कर दो, आपसे कमजोर है तो उसको दंड से या बल से दबा दो। जैसे पाकिस्तान है, नहीं मानता अपनी, तो अपन क्या करते हैं, उसको दंड से समझाते हैं। अगला क्या, भेद। काफी बार क्या होता है, ना शाम चलता है, ना मेल मिलाप चलता है, ना धन चलता है, ना बल चलता है, तो वहां पर क्या कर लो, भेद कर दो। भेद क्या होता है, जैसे क्या कर सकते हैं, कूटनीति का प्रयोग कर सकते हैं। अब कूटनीति क्या होती है, जैसे एक देश का प्रधानमंत्री है, समझ लो आप, है ना। अब वो क्या है, वो हमारी बात नहीं मान रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो विपक्षी है उसको अपने पक्ष में कर लिया आपने, और उसको कूटनीति का कोई आपने कोई एजेंसी वगैरह का उपयोग करके उसके विद्रोह से उसको क्या कर, उसके खिलाफ विद्रोह करवा दिया, उसको शासन को हटा दिया, और जो दूसरा विपक्ष में जो आपके पक्ष में व्यक्ति था उसको राजा बना दिया, उसको वहां का प्रधानमंत्री बना दिया, तो वो आपके पक्ष में हो जाएगा ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को फूट डालना बोला जाता है। भेद पकड़ो, कोई व्यक्ति की कमजोरी पकड़ो, कमजोरी पे टारगेट करो और उससे उस पर नियंत्रण कर लो। तो कोई भी व्यक्ति होता है उस पर नियंत्रण करने के 4 तरीके होते हैं। पहले मेल मिलाप करो, दोस्ती करके कर सकते हो। दाम, धन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति को पैसा देकर दबा सकते हो, उसको कंट्रोल में कर सकते हो। दंड का प्रयोग करके, आप ज्यादा बलशाली हो तो उसको दंड के माध्यम से। और अगला है भेद को जान करके। जासूसी प्रणाली, जासूसी प्रणाली क्या होता है, कौटिल्य ने सुदृढ़ व विस्तृत जासूसी प्रणाली की वकालत की थी। तो जो कौटिल्य, इन्होंने क्या किया था, एक अपने समय में एक जासूसी प्रणाली है उसकी व्यवस्था शुरू की थी। इसमें क्या है भाई, खुद चंद्रगुप्त मौर्य काफी बार के अपना वेश बदलकर अपने जो राज्य हुआ करते थे वहां के बाजारों में जाया करते थे, ताकि ये पता चल सके कि जो आपके सामने जो राजा प्रजा के बीच में राजा की क्या इमेज है, और कौन, और काफी बार इन्होंने गुप्तचर प्रणाली भी शुरू की थी। आज के समय आप रोज जैसी एजेंसियां देखते हो, वो उस समय भी चलती थी। उसमें वो लोग कौन होते थे, गुप्तचर हुआ करते थे, जो क्या करते थे, आपके सामने आपके खिलाफ कौन सा राजा आपके लड़ाई करना चाहता है, आपके साथ कौन कैसा व्यवहार करना चाहता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारियां रखते थे। इससे राजा को आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार की सूचनाएं प्रदान हो सके। तो इससे क्या होता था, कोई भी राजा है उसको अंदर से और बाहर से उसके खिलाफ कौन कौन राजा है वो उसके खिलाफ है, कौन कौन राजा उसके पक्ष में, ये सब चीजें पता चल सके। उनकी कूटनीति का लक्ष्य राजा को शक्ति को बढ़ाना था। अब आपको पहले पता चल गया कि वो राजा वो आपके खिलाफ है, तो आपने क्या कर दिया, अगर आपसे कमजोर है तो आपने तुरंत उस पर कार्रवाई कर लो, पहले उसको निपटा दो। समझ में आ गया। और अगर आपके और कोई तरीका अपना के आप उसको पक्ष में कर सकते हो तो वो कर सकते हो। तो इससे क्या है, कोई भी राज्य को अपने नियंत्रण में करके आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हो, जिसके लिए वे किसी एक आवश्यक नैतिक व अनैतिक उपायों का प्रयोग करना उचित मानते थे। और कहते थे राजा को अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए काफी बार आपको नैतिक तरीके भी अपनाने पड़ेंगे और काफी बार अनैतिक तरीके भी अपनाने पड़ेंगे। भाई लीगल और इलीगल दोनों तरीके अपनाने पड़ते हैं राज्य में शांति स्थापित करने के लिए। अगर आप दोनों अपनाते हो तो कोई इसमें गलत नहीं है। तो यह आपके सामने जो आपका पार्ट फर्स्ट है,
इसमें मैंने आपको यूनिट फर्स्ट का रिवीजन कराया। अब अपन देखेंगे यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे के पार्ट आपको आते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा देखना और टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।